नरेंद्र मोदी सरकार के इस बार के अंदर एक व्यक्ति के थॉट्स की सोच दिखाई दे रही है, उनका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसको उन्होंने एक कैंपेन की तरह चलाया। जी हाँ, वही मंत्री नितिन गडकरी जी हमारे साथ है। नितिन जी, मोटे तौर पर इस बजट में आपकी काफी छाप दिखाई दे रही है। आप बैम्बू के लिए हमेशा कहते रहे हैं, आपने इथेनॉल के लिए कहा है, आपने पॉल्यूशन के संकट से निपटने के लिए कई सारे इंतजाम की बात की, आपने पराली के सार्थक इस्तेमाल की बात कही। तो ये रिफ्लेक्शन बजट में दिख रहा है कि आपकी जो सोच है वो आज इंप्लीमेंट होते हुए दिख रही है। कैसा लग रहा है? देखिए, ये तो कहना शायद उचित नहीं होगा कि मेरी सोच का बजट पर ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, पर यह सच है कि जो बातें मैं गांव, गरीब, मजदूर, किसान को लेकर बांस के लिए कह रहा था, और बांस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया, बहुत अच्छा हुआ कि बांस ग्रास है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में बांस से इथेनॉल बनेगा, परली से भी इथेनॉल बन सकता है। अभी 4 दिन पहले मेरे यहाँ नीतीश कुमार जी आए थे, 100% बायो इथेनॉल पर ऑटो रिक्शा चल रहा था। मैंने वो तस्वीरें दिखाई थी, मुझे याद है। बाइक चल रहा है। जी बिल्कुल। अब मुझे बताइए, 8 लाख करोड़ का हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारी पूरी इकोनॉमी, ये पूरा इन्फ्लेशन किसके कारण है? तो क्रूड ऑयल के प्राइस के कारण है। 70% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ 30% केवल हमारे देश में होता है। अगर 30% हमारे देश में बायोफ्यूल तैयार होगा तो हमारे देश की इकोनॉमी बदल जाएगी। आप समझ लीजिए 2 से 3 लाख करोड़ अगर ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी में चला जाएगा तो 1000 इंडस्ट्री खुलेगी। ये बायोमास इकट्ठा करना, उसकी बेल बनाना, ट्रैक्टर पे ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसकी फैक्ट्रीज, 1000 फैक्ट्री खुल जाएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50 लाख युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिलेंगे, और ये इंडस्ट्री शहरों में नहीं खुलेगी, ये गांव में खुलेगी। और फिर कॉटन स्ट्रॉ, वी स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बांस, इससे अगर ये बायोफ्यूल बन जाएगी तो देश का तस्वीर बदल जाएगा, तो दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। अभी ये परली के लिए जो वित्त मंत्री ने बात की है, यही उसके ऊपर अगर ये इंडस्ट्री आ जाएगी पंजाब हरियाणा में, दिल्ली के बाहर सहारनपुर और इधर उधर, तो क्यों कोई जलाएगा? उससे उसका रोजगार निर्माण होगा, और किसान की गाड़ियां, बाइक उस पर चलेगी, ट्रैक्टर भी उसमें आगे चल सकेगा, बस चलेगी। अभी नागपुर में 55 बसेस इथेनॉल पर चल रही। मैं यूपी के मुख्यमंत्री को मिला, कहा आपकी पूरी 10,000 बसेस आप इथेनॉल पर चलाइए, आपके राज्य में इथेनॉल तैयार होता है। क्यों आप ऑयल और ये पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट वाला क्यों यूज करते हो? पोल्यूशन क्यों करते हो? और इथेनॉल जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। शुरुआत हुई है, लेकिन सर अगर अपोजिशन के एक क्रिटिसिज्म को लूं तो राहुल गांधी ने कहा है कि शुक्र है 1 साल बचा है। तो ये लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये होलसम बजट है और चीजों को इंप्लीमेंट करने में वक्त लगता है? देखिए, अपोजिशन पार्टी को समझाने की बात मत करिए। अपोजिशन पार्टी की जो चेयर होती है वो ऐसी होती है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो हम लोग यही सोचते थे कि बजट आने के बाद उसका विरोध कैसे करना। कितनी भी अच्छी बात कहते थे, वो चेयर की मजबूरी होती है। और कोई अपोजिशन वाला अगर सही बोलता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार इंदिरा जी को दुर्गा कहा था, ऐसा कहकर इतना पिटाई हुई कि अपोजिशन से सत्तारूढ़ पार्टी की तारीफ करना न मीडिया पसंद करता है न जनता पसंद करती है। इसलिए अपोजिशन पार्टी में कोई भी बजट है, बजट के पहले उनकी प्रतिक्रिया तैयार होती है, और इसलिए राजनीति में बहुत सी प्रतिक्रिया ऐसी होती है, वो राजनीति की मर्यादा और विवशता के कारण दी जाती है। पर एक सच्चाई है कि जो लोग इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर है, जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मर है, जो चिंतक पत्रकार है, और जो पॉलिटिकलाइज नहीं है और राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते हैं, उन लोगों की प्रतिक्रिया को महत्व देना। पॉलिटिकल पार्टी चाहे रूलिंग हो या सत्तारूढ़ विरोधी पार्टी हो, रूलिंग पार्टी तारीफ करने वाली बात करेगी, अपोजिशन पार्टी विरोध करने वाली बात करेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो इकोनॉमिस्ट है, जो इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर थिंकर है, जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मर है, जो चिंतक है, ऐसे लोगों के डिबेट आप कराइए। वो जरूर है, कुछ बातों में सरकार को अच्छा भी कह सकते, कुछ में नहीं भी हो सकते। उनका बजट सार्थक हो, उनका डिस्कशन सार्थक होगा, जिससे समाज को और देश को नई दिशा मिलेगी। और ये बात जरूर है कि राजनीतिक चर्चाएं तो चुनाव की तरफ देखकर होती भी रहती है, पर यह बात जरूर है कि ये बजट मुझे दिल से लगता है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। उनको न्याय देने वाला बजट है, सिंचाई को प्राथमिकता देने वाली बदलाव बजट है। माइक्रो वाटर मैनेजमेंट के साथ कितना चित्र तस्वीर हो सकती है, इसका मैंने अनुभव किया है। अब 1,88,00,000 हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे लाने का हमारा मिशन है। मालूम नहीं मैं कितना हम उसमें यशस्वी होंगे। अभी हमने रिवर नदी जोड़ प्रकल्पों की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं, मेरे हिसाब से
ये हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने वाला ऐतिहासिक बजट है और जिसमें पहली बार स्वाधीनता के बाद ये रूरल और एग्रीकल्चर सेंट्रिक बजट है। अभी तक अर्बन सेंट्रिक बजट रहते थे, वो भी महत्वपूर्ण है, अर्बन क्षेत्रों में भी काम करना है, पर सब स्टेक होल्डर के साथ न्याय करना यही कल्याणकारी राजा का प्रथम कर्तव्य होता है। सर, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि किसानों के साथ आज तक इस तरह की चीजें हुई हैं कि आज किसान इस बात को लेकर कन्विंस नहीं हो पा रहा है कि उसको वाकई एमएसपी का 1.5 गुना मिल जाएगा या उसके लिए फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो सर, घोषणा और उसका इम्प्लीमेंटेशन, आपको क्या लगता है, क्या प्रोसेस होगा सरकार के पास, कितना वक्त लगना चाहिए? देखिए, आपकी बात ये सही है कि अब किसान इतनी बार घोषणा होती है और वैसा नहीं होता है, इसलिए किसान विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है, ये उसकी मानसिकता है। पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो हमारी सरकार ने बहुत ये कठिन आह्वान है, ये आसान बात नहीं है, बहुत विचारपूर्वक उन्होंने इस आह्वान को स्वीकार किया है और इसमें 2 पर्याय होते हैं। अगर आज हम कह रहे हैं तो भविष्य में या हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। नियत तो हमारी करने की है, पर उसका मूल्यांकन 2 साल के बाद ही हो सकता है। और ये जब टमाटर, आलू और प्याज की बात है, इसके रेट्स कभी कभी खूब बढ़ते, कभी कभी कम होते, लोग रोड पर फेंक देते। इसका संबंध कोई इकोनॉमिक पॉलिसी से नहीं है, डिमांड और सप्लाई से है। और अगर टमाटर के लिए और पोटैटो के लिए कोल्ड स्टोरेज बन जाएंगे और प्याज के लिए स्पेशल टाइप की स्टोरेज सिस्टम बन जाएगी, केवल हमारे मेट्रो सिटी में 10-10 लाख टन, 20-20 लाख टन स्टोरेज कैपेसिटी हो जाएगी, तो जब भाव डाउन होंगे तो माल खरीद करके स्टोरेज सिस्टम में रखेंगे और जब भाव बढ़ जाएंगे तो मार्केट में लाएंगे, तो कंज्यूमर को भी सस्ती प्राइस मिलेगी और किसान जब फेंकना पड़ता है उनको नौबत नहीं आएगी। तो ये सोच, ये ग्लोबल, ये इसके किसानों की जो फसल है उसके बारे में भी देखो। अब आजकल शुगर का भाव ब्राजील तय करता है, सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना तय करता है, पामोलिन तेल का भाव मलेशिया तय करता है। अब ग्लोबल इकोनॉमी हुई है, अब कोई देश में किसी सरकार के हाथ में नहीं भाव तय करना। अब ब्राजील में अगर शुगर का भाव 20 रुपए किलो हो गया तो हिंदुस्तान में कोई 25 रुपए लेने वाला नहीं है, वो भी डाउन हो गए। तो इसलिए आज ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी सरकार इस प्रकार से भावों का कंट्रोल नहीं कर सकती और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये उसका उपाय है। सरकार ने इस पर भी पहल की है और बांस से लेकर परली तक एक नए उत्पादन के साधन किसानों को दिए। इससे निश्चित रूप से पोल्यूशन कम होगा, नए रोजगार निर्माण होंगे और किसानों को इससे कुछ पैसा भी मिलेगा और धीरे धीरे क्रॉप पैटर्न भी बदलना होगा। जो एक चावल तो सब चावल ही लगाते, अब दाल, तुअर की दाल एक समय शॉर्टेज थी, 200 रुपए किलो हो गई थी, अब 55 रुपए 65 रुपए किलो आ गई, एकदम भाव डाउन हो गया। चने की दाल डाउन होगा, तेल एकदम डाउन होगा, पामोलिन ऑयल मलेशिया से आया, हमने उसके ऊपर ड्यूटी लगाई। तो पॉइंट क्या है, इसको देखकर इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और इसमें बीच में अगर मिनिमम प्राइस से नीचे भाव जा रहा है और किसान बर्बाद हो रहा है तो उसकी जो मिनिमम एक्सपेंडिचर कॉस्ट है, लागत मूल्य है, उससे 1.5 गुना हम उसको प्राइस देंगे, वक्त आया तो बजट से देंगे। ये पहली बार छाती ठोक कर कोई सरकार कह रही है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार ने इसकी जो सोच दी है, ये गांव गरीब और मजदूर और किसान के कल्याण, किसान के एमएसपी का 1.5 गुना आप देंगे तो जो अंतर होगा मार्केट प्राइस और किसान के मूल्य का, लागत मूल्य आपने जैसे कहा, उसका अंतर कौन देगा, राज्य सरकार देगा या केंद्र सरकार? उसके लिए राज्य सरकार के साथ नीति आयोग मिलकर भारत सरकार ने एक मैकेनिज्म बनाने की बात कही है। वो मैकेनिज्म नीति आयोग आगे आकर लेगा और उसके आधार पर ये निश्चित रूप से होगा। एमएसपी का 1.5 गुना 2014 का वादा था, तो लोग कह रहे हैं कि 2018 में क्यों? देखिए, हर चीज अनुभव के साथ साथ हर बदलती रहती है। इंडस्ट्री हो, टीवी चैनल हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, परिस्थिति के अनुसार नीतियां बदलती है। अब ये जो नीतियां है, आज तक जब हमारे किसानों को अच्छे भाव मिल रहे थे तो इसकी जरूरत नहीं थी। जब किसान पीटने लगे और मिनिमम प्राइस से नीचे जब कीमतें चली गई, तब ये नीतियां लाने की आवश्यकता पड़ी। तो परिस्थिति के अनुरूप नीतियों को बदलना पड़ता है। दिस इज ए लॉ ऑफ नेचर और इसलिए जब जब जिसकी आवश्यकता होगी उस नीतियों को स्वीकारना, और जो स्वीकारते हैं वही समय के साथ टिकते हैं, जो समय के साथ नहीं बदलते वो समाप्त हो जाते। मुझे लगता है उचित समय पर एक कल्याणकारी राज्य यही सोचता है कि कौन से समय किस सेक्टर को मदद करने की आवश्यकता है, कौन सबसे ज्यादा दुखी है, कौन सी सबसे ज्यादा तकलीफ में है,
सबसे ज्यादा तकलीफ में उसको पहले एड्रेस करो और उसी के अनुसार नीतियां है। अब इसको किसी को राजनीति दिखती है, कोई आरोप लगाता है। मुझे बताइए, हम राजनीतिक पार्टी है, हम कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। चुनाव तो 5 साल के बाद हमको लड़ना ही है, चुनाव जीतना हमारा मकसद है। अगर हम ईमानदारी से लोगों की सेवा करके अच्छे कार्यक्रमों के द्वारा अगर चुनाव जीतते हैं और वो उद्देश्य अगर मन में रखते तो गलत क्या है। 2019 तक आप चुने गए थे 2014 में, लेकिन शुरुआत से आपने गोल तय किए 2021 के लिए, सबको घर देने का 2022 के लिए, इस तरह के गोल तय किए और एक माहौल क्रिएट किया कि नहीं भाई हमको तो 10 साल चाहिए, 5 साल में हमारा कुछ नहीं होगा, और गोल ही उसी ढंग के हुए। लोग कह रहे हैं कि आप 2019 तक का हिसाब मांगेंगे या 2022 तक का। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, यूपीए के 10 साल और हमारे 5 साल, इसकी तुलना करो, और यूपीए की 10 साल की तुलना में हमारे 5 साल अगर उससे भी ज्यादा जनता के हितकारक है, प्रभावी है, उससे ज्यादा अगर काम हमने करके दिखाया है तो हमको चुन कर दो। दूसरी बात, अगर कोई चीजें होती नहीं उस समय में, अभी ये 2000 पूरे देश के लोगों को घर देना ये इतना आसान काम नहीं है, 19 तक नहीं हो सकता। अभी ये गंगा के ऊपर मैंने बताया कि पूछने वाला था मैं गंगा पे। अभी गंगा में 189 प्रोजेक्ट करने जल शुद्धिकरण के, 47 प्रोजेक्ट पूरे हो गए, 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट के एक तो टेंडर निकले या काम शुरू हुआ है, बाकी प्रोजेक्ट हम मार्च के पहले शुरू करूंगा। मैं बड़े संभाल के कह रहा हूं, मेरी अंदर में कोशिश ये है कि मार्च 2019 तक पूरी गंगा निर्मल होगी, पर मैं कहता हूं 80% गंगा मैं मार्च 19 तक करूंगा और दिसंबर 19 एंड तक मैं 100% गंगा को निर्मल बनाने का काम हम पूरा करेंगे। ये मैं कहता हूं, ये टारगेट रखकर काम को लगाऊं। अब देखो, रोड के टारगेट तो यशस्वी हुए, अगर गंगा का भी हुआ आप सबके आशीर्वाद से तो बहुत अच्छा काम। लोग कहते हैं कि गंगा में तो कुछ करते हुए दिखाई ही नहीं दे रही। मैं आपको लिस्ट देता हूं, 47 प्रोजेक्ट की यादी देता हूं, 20 ट्रिब्यूटरीज और गंगा में कहां का क्या काम हो रहा है इसकी लिस्ट देता हूं। आप कैमरा जाके हर जगह चेक करो और अलग कार्यक्रम करो। मैं आपकी व्यवस्था करता हूं, आप सब जगह जाके शूटिंग करो। वादा रहा? हाँ बिल्कुल वादा रहा। हर जगह फोटो लो और हुआ है कि नहीं हुआ देखो, अगर नहीं किया तो एक्सपोज करो, और किया है तो उस बात को स्वीकार करो। समय लगेगा, काम कठिन है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के सहयोग से हमको काम करना है, रात दिन भिड़े हैं और निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे। आखिरी चीज सर, लोग कहते हैं कि आप बहुत आगे की सोच लेते हैं, तो ये आगे की सोच ये आपके नेचर में शामिल है, ये आपके इनोवेशन वाली एंटरप्रेन्योरशिप में शामिल है, या आप जो सोशल स्किल पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे सालों काम करते हैं उसमें शामिल है? देखिए, मैं बहुत बार एक बात कहता हूं, you can donate eye, but you cannot donate vision. Appropriate vision for appropriate development of the country is very important. उचित दिशा, विकास की दिशा देश के लिए देश की सबसे बड़ी ताकत है, और इसलिए कोई भी राज्यकर्ता जो होता है इलेक्शन वाला, वो 5 साल का सोचता है। जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की बात करता है वो सेंचुरी टू सेंचुरी सोचता है, पर कम से कम जो विकास की सोचता है तो विकास 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल का सोचना ये देश के लिए आवश्यक है। अभी मैं रोड बना रहा हूं, आज मुझे एक बात का जवाब मेरे पास नहीं है, मैं मेरे सेक्टर की बात कर रहा हूं। इतना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है कि मुझे हर 3 साल में 1 लेन एनएच में बढ़ानी पड़ेगी तो ही मैं देश को संभाल सकता हूं, और 1 एनएच की लेन बढ़ाना 3 साल के बाद मेरे लिए 80,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, कहां से कर पाऊंगा। और इसलिए मैं कहता हूं गाड़ियां मत खरीदी करो, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और धौला कुआं से मानेसर मैं पहला प्रोजेक्ट टेंडर किया, अभी 10 दिन हुए, मैं हवा में चलने वाली बस शुरू कर रहा हूं, 70 किलोमीटर की हवा में चलेगी, इलेक्ट्रिक पर चलेगी, पोल्यूशन फ्री, और मेट्रो इतना ही टिकट रहेगा, समय भी बचेगा। अब धीरे मैं डबल डेकर बस का सपना देख रहा हूं, इलेक्ट्रिक की भी, इथेनॉल पर होगी, मिथेनॉल पर होगी, सीएनजी पर होगी, नीचे में एग्जीक्यूटिव क्लास होगा, ऊपर में इकोनॉमिक क्लास होगा, प्राइवेट एयरलाइन में से एयर होस्टेस में चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, और दिल्ली से लुधियाना, दिल्ली से जालंधर, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से कानपुर, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से जयपुर, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे बसेस में लोग गाड़ी लेके नहीं आएंगे, बस में आराम एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे जैसे लोग बस में आएंगे, अच्छा रोड होगा, 100-125 किलोमीटर गाड़ी दौड़ेगी, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पे आएगी। अब ये हम अगर ये अफोर्डेबल सर्विसेज अगर तैयार करके लोगों को देंगे तो लोग उसका उपयोग करेंगे, तो ट्रैफिक जाम कम होगा। अब एक आदमी ज्यादा ट्रैफिक, अभी कल मैंने इथेनॉल पर ये देखी, हमने आपने हमारे थी। अब मेरे मन में विचार है
कि इलेक्ट्रिक और इथेनॉल की बाइक को हम टैक्सी करके घोषित करें और बाइक को मीटर लगा दे ऑटो रिक्शा जैसा, और 2 हेलमेट रहेंगे, उसके पास पीछे एक ऊँट पहनेगा, दूसरा देगा, और एक ही आदमी को एयरपोर्ट और स्टेशन जाना है तो बोलेगा बैठो, ओला जैसा होगा, मोबाइल पे फोन करेगा, वो बाइक लेके हाजिर होगा, ये बैठेगा, छोड़ देगा। अगर टैक्सी 400 रुपए ले रही, ऑटो रिक्शा अगर 250 रुपए ले रही, ई रिक्शा अगर 100 रुपए ले रही, तो ये 40 रुपए में एक आदमी को पहुंचा देगा। तो एक आदमी के लिए 4 लोगों की टैक्सी क्यों लेना? गरीब आदमी का फायदा होगा। ये आखिरी सवाल सर, रोजगार को लेकर क्रिटिसिज्म होता है कि आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 20 भी नहीं हुई, 10 भी नहीं हुई, 15 भी नहीं हुई, अब 70 लाख की बात कर रहे हैं, और स्किल इंडिया उस रफ्तार पे पटरी पर नहीं आ पाया जिस रफ्तार पर उसको आना था। आप कैसे देखते हैं? 1000 करोड़ की जब हमारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होती है तो 1 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब मिलता है, कमेटी का रिपोर्ट है। अभी तक मैं 8 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं, तो 80 लाख लोगों के रोजगार तो मेरे डिपार्टमेंट में क्रिएट हुए हैं। आप देखो, मैं सी प्लेन लाने की बात कर रहा हूं, अभी टैक्सी की बात मैंने की, ई ऑटो, ई रिक्शा, केवल ई रिक्शा मैंने आपको मालूम है कितना संघर्ष किया। अब पूरे देश में ई रिक्शा 1 करोड़ लोग ई रिक्शा चला सकने की क्षमता है। आज 15-20 लाख ई रिक्शा चल रही है। क्या ये 15-20 लाख लोगों को नया रोजगार नहीं मिला? ई कार्ड आ गया तो ई कार्ड का रोजगार नहीं मिला। इलेक्ट्रिक टैक्सी आई है, मेरे शहर में 2 इलेक्ट्रिक से 200 रोजगार नहीं मिला। अब इलेक्ट्रिक बस आएगी तो उसमें रोजगार मिलेगा। रोड नए बन रहे, उस काम में रोजगार मिलेगा। अब 20,000 किलोमीटर रिवर लेंथ को हम लोग इनलैंड वाटर में कन्वर्ट करके गंगा में हमने काम काफी रिवर में शुरू किया, इससे रोजगार निर्माण नहीं होगा। मुझे बताइए, 7,500 सी फ्रंट, ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि समुद्र में 12 नॉटिकल मील के आगे जाकर समुद्र में हम फिशिंग करेंगे, तो क्या इससे लाखों करोड़ों फिशरमैन को रोजगार नहीं मिलेगा? हमारी नीतियों के कारण रोजगार निर्माण हो रहा है, पर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लोक संख्या बढ़ रही है, और इसलिए लोक संख्या बढ़ने के कारण परिणाम नहीं दिखता। इधर हमको ग्रोथ चाहिए और तो पॉपुलेशन में कमी चाहिए, तब परिणाम मिलेगा। आवश्यकता इस बात की, एक तरफ ग्रोथ भी बढ़ाए, रोजगार भी निर्माण करें, और दूसरी तरफ पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करें, तो ही हमको इससे अच्छे फल मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी जी। उम्मीद करते हैं कि आप जो विजन लेकर चल रहे हैं और सरकार जो विजन लेकर चल रही है वो विजन साकार हो, तभी देश एक नई सूरत, एक नई तस्वीर के साथ आगे आ पाएगा।